बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 8 का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इलेक्टोरल लॉज और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में है, और आर्टिकल 222 से 226 तक हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चले जी, आर्टिकल 222 क्या कहता है। ठीक है जी, आर्टिकल 222 इलेक्टोरल रोल्स के बारे में है, इलेक्टोरल लॉज के बारे में है, कानून के बारे में है। वो कौन कौन से कानून हैं जो इस इलेक्शन से मुतालिक हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शूरा, पार्लियामेंट। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जी पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया गया है मे बाय लॉ, के लॉ के जरिए प्रोवाइड फॉर, तो वो लॉ के जरिए ये बना सकता है क्या चीज। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स, डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो हल्का बंदी है वो करे, हल्के मुतय्यन करे, और सीटों का तयन करे। ठीक है, मगर वो लॉ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, करेगी नहीं, खुद लॉ प्रोवाइड करेगी। इलेक्टोरल रोल्स के बारे में लॉ बताएगी। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन और इलेक्शन पटिशंस के बारे में लॉ बताएगी। इलेक्शंस मतलब इंतखाबात, और इलेक्शन पटिशंस आपको पता है कि जो इंतखाबात में झगड़े वगैरह होते हैं तो उसके खिलाफ जो पटिशन दी जाती है हक लेने के लिए, उसे हम पटिशंस कहते हैं। तो उसके डिसीजंस, ठीक है, और उस लड़ाई झगड़े जो होंगे उसके हिसाब से जितनी भी पटिशंस है उसको हम जो है उसके लाज जो है ये बना सकता है। ठीक है, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा। ठीक है, और इसके अंदर ये देख लें कि एलोकेशन ऑफ सीट्स भी आ रही हैं, हल्का बंदी भी आ रही है, इंतखाबी फहरिस्तों की भी बात हो रही है, और इंतखाबात कैसे होने चाहिए और उनकी क्या इलेक्शन पटिशन जो हैं वो उसके खिलाफ कैसे, उसके बारे में बताया गया कि उसको कैसे डील करना है। साथ जो मैटर करप्ट प्रैक्टिसेस यानी कि बदअनवानी की जो चीजें हैं उसको कैसे डील करना है, उसके रिलेटेड जितने भी मैटर हैं और उसकी क्या क्या सजाएं हैं, वो सारी की सारी जो इलेक्शन से मुतालिक सजाएं हैं तो वो सारी की सारी उसके लॉ जो है वो भी बयान करेगा। कौन? नेशनल असेंबली। में भी इसके बारे में एक और मजीद बात भी आपको बताता हूँ। All other matters necessary for the due constitution of the two houses, the सूबाई assembly and the local governments। ठीक है, तो जितने भी मैटर्स हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के में रहते हुए, तो बट नो सच लॉ शैल हैव अफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे, तो जितने भी बना सकते हैं उसूल, ठीक है, वो इस आइन के अंदर रह के वो बना सकते हैं। बट नो सच लॉ, मगर ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो टेकिंग अवे, जो ले ले क्या चीज, कोई पावर जो कमीशन को दी गई है अंडर दिस पार्ट, इस पार्ट के अंदर जो इख्तियारात कमिश्नर के पास है या इलेक्शन कमीशन के पास है, उस इख्तियारात को वापस लेने के लिए कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा। दैट इज अबाउट द मजलिस शूरा, कि पार्लियामेंट ऐसे लॉ बनाती है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये लॉ कहाँ मिलेंगे हमें। तो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है बेसिकली वो नेशनल असेंबली ही का बनाया हुआ वो एक्ट है, जो पास हुआ है किसमें, मजलिस शूरा में पास हुआ है, और वो लॉ की अब जो है शक्ल इख्तियार करके हमारे पास है, और उसके अंदर हमने ये देखा है कि ये सारी चीजें जो हैं बहुत डिटेल डिस्कस की हुई है। तो ये आइन 222 जो है ये इलेक्टोरल लॉज के बारे में है, और इसी लॉज के नतीजे में इलेक्शन एक्ट 2017 बना हुआ है जो अब तक लागू है। हाँ, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं बहरहाल। नेक्स्ट जी 223 के अंदर जी है बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप। कोई भी बंदा सेम टाइम पे बोथ हाउसेज में सीट नहीं रख सकता। बोथ हाउसेज से क्या मुराद है? अपर और लोअर हाउस, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट। तो नेशनल ये भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बंदा नेशनल असेंबली में भी है और सेनेट में भी है, ऐसा नहीं होगा भाई। अ हाउस और अ प्रोविंशियल असेंबली, या कोई सेनेट का मेंबर भी है और साथ किसी सूबाई असेंबली का मेंबर, ऐसा भी नहीं होगा। या बंदा नेशनल असेंबली का भी है और किसी सूबाई असेंबली का भी है, ऐसा नहीं होगा। या असेंबली ऑफ टू और मोर असेंबलीज, एक से ज्यादा सूबों की, दो या दो से ज्यादा सूबों की असेंबली में सीट, यानी कि वो बलूचिस्तान के अंदर भी मेंबर है और सिंध के अंदर भी मेंबर है, ऐसे नहीं होगा। सूबाई असेंबलियों, दो सूबाई असेंबलियों के अंदर भी मेंबर नहीं हो सकता।
हाउस और अ प्रोविंशियल असेंबली इन रिस्पेक्ट ऑफ मोर देन वन सीट, या एक ही हाउस में या एक ही सूबाई असेंबली में दो सीटों पे वो भी नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर नेशनल असेंबली के अंदर एक पेशावर की सीट है और एक आप कह लें लाहौर की सीट है, तो वो दोनों सीटों पे जो है एमएनए बना हुआ है। या किसी पंजाब की बात करें तो मिसाल के तौर पर लाहौर और शेखुपुरा की दो सीटें हैं, तो दोनों सीटों को एमपीए बना हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो भाई एक सीट चाहे सेनेट की ले लो, चाहे नेशनल असेंबली की लो, चाहे किसी सूबाई असेंबली की लो, ठीक है, ये नहीं है कि भाई दो दो सीटें ली हुई है किसी भी की सूरत में, तो ये डबल बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप है। हाँ जी, अब हाँ, मगर इसमें ये बात लिखी हुई है कि शेल प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट फॉर टू और मोर सीट एट अ टाइम। कैंडिडेट हो सकता है, हासिल कर ले तो फिर उसको छोड़नी है, कैंडिडेट हो सकता है। कैंडिडेट से मुराद उम्मीदवार, नामजद उम्मीदवार, यानी कि जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है अभी, तो लड़ वो मुख्तलिफ हलकों से लड़ सकता है। जिस तरह अभी हमारे सामने इमरान खान का एग्जाम्पल है। इमरान खान 6 हलकों से लड़ा था, जिसमें मियां वाली से भी वो लड़ा, जिसमें सिंध से भी, वो कराची से भी उसने सीट जीती, इसी तरह इस्लामाबाद से भी सीट जीती। तो वो भाई सीट जो है वो कैंडिडेट, बात समझ रहे हैं कि कैंडिडेट आप एक से ज्यादा सीटों पर हो सकते हैं, मगर जब आप हो जाएंगे इलेक्टेड एक से ज्यादा सीटों पे, तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट आ गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने रिजाइन करना है अपनी तमाम सीटों से, सिवाय उस एक सीट पे जिस पे आप इलेक्टेड रहना चाहते हैं। आपके पास 30 दिन होंगे। आप मिसाल के तौर पे 6 हलकों से खड़े हुए, 5 पे जीत गए, या 3 पे खड़े हुए, 2 पे जीत गए, रख आप कितनी सीट सकते हैं, एक। तो आपको एक सीट जो है वो कायम रखनी पड़ेगी, बाकी सब पे इस्तीफा देना पड़ेगा। कितने दिनों में, 30 दिनों में। अगर आप 30 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं देते तो ऑटोमेटिकली आपको एक सीट मिल जाएगी। वो कौन सी सीट मिलेगी, वो सीन मिलेगी जिस पे आप सबसे लास्ट में जीते, और अगर सबसे जीतने वाले लास्ट भी 2 से ज्यादा सीटें हो, तो फिर जिस जिस सीट के लिए आपने सबसे लास्ट में नॉमिनेशन पेपर दिए, कागजात कागजात बाय उम्मीदवार दिए, यानी कागजात नामजदगी जब जमा करवाए, वो सबसे जो एंड पे कराया होगा वो सीट आपको मिल जाएगी। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई है कि भाई आप इलेक्शन एक से ज्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे तो आपको 30 दिन के अंदर बाकी सीटें छोड़नी पड़ेंगी, सिवाय उस एक सीट पे जिस पे आप कायम रहना चाहते हैं। और अगर वो मुद्दत खत्म हो जाए, यानी कि अगर वो 30 दिन खत्म हो जाए और आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सीट मिलेगी जिस पे आप सबसे एंड में जीते हैं, या जिसमें या अगर दो सीटें ऐसी है जिसमें आप एक ही सेम डे पे जीत रहे हैं, तो फिर आप ये होगा कि आपको ने जिसमें सबसे आखिर में कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, आपको वो सीट मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है भाई। A person to whom cause applies shall not take a seat in either house or the provincial assembly to which he has been elected until he has resigned all but one of his seat। उसको सीट नहीं मिलेगी कोई भी जब तक वो सबसे रिजाइन नहीं कर देता, सिवाय उस सीट के जो रखना चाहता है। If a member of either house or provincial assembly become a candidate for a second seat, which in accordance with clause 1 he may not hold concurrently with his first seat, then his first seat shall become vacant as soon he is elected to the second seat। जैसे ही वो एक सीट छोड़ेगा, तो दूसरी सीट जो पहली सीट जो मतलब था जिसपे मिसाल के तौर पे मियां वाली से भी लड़ा, लाहौर से भी लड़ा, तो मियां वाली पे उसने सीट रख ली, तो अब लाहौर वाली जो सीट है वो हो गई खाली। अब उसके ऊपर, उस सीट के ऊपर वो दोबारा क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे भाई दोबारा ये सीट दो, अब उस सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन होंगे जो खाली छूट गई है। तो 222 इलेक्टोरल लॉज और 223 डबल मेंबरशिप। नाउ 224 टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। कब होंगे इलेक्शन और बाय इलेक्शन, यानी जिमनी इंतखाबात, वो इंतखाबात जो किसी वैकेंसी में होते हैं। अ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, जो जनरल इंतखाबात होंगे वो कब होंगे, कौमी असेंबली के या सूबाई असेंबली के, कब होंगे जी, 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन बाद नहीं, 60 दिन के अंदर अंदर होंगे। ठीक है,
और कब, जब असेंबली एक्सपायर हो जाएगी, अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। और जब रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी जो पोलिंग हो जाएगी, उस पोलिंग के 14 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपको अनाउंस करना होगा। इलेक्शन कमीशन उसका रिजल्ट 14 दिन के अंदर अंदर फाइनल कर देगा। यानी असेंबली खत्म हुई, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, और जिस दिन इलेक्शन होंगे उसके 14 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट भी फाइनल हो जाना चाहिए। 1A, अब देखें 1 है, उसके आगे 1A आ रहा है। 1A इसमें ऐड किया गया है कि अगर डिसॉल्व हो जाए असेंबली, यानी कि तहवील कहते हैं ना डिसॉल्व, यानी असेंबली खत्म कर दे जाए। और खत्म कैसे करता है? खत्म करता है प्रेसिडेंट। वो कैसे करता है? आर्टिकल 58 के तहत। या अगर सूबाई असेंबली है तो वो खत्म कौन करता है? गवर्नर। वो कैसे करेगा? गवर्नर कैसे करेगा? आर्टिकल 112 के तहत। और अगर ये चीज हो जाए, असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए, तो उस सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होंगे। अगर एक्सपायर हो रही है, अपनी मुद्दत पूरी करके जा रही है, तो 60 दिन में। अगर वो असेंबली टाइम से पहले ही एक्सपायर हो गई, यानी डिसॉल्व होगी, किस वजह से डिसॉल्व हुई? प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 58 के तहत कर दी, या प्रेसिडेंट गवर्नर ने आर्टिकल 112 के तहत कर दी। तो इस मौके पर, ऐसे मौके पर जो है डिसॉल्व असेंबली जो है, फिर उसमें इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर करवाने चाहिए। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर पीछे कौन बैठता है? मुल्क का वजीर आजम कौन होता है? और मुल्क का वजीर आला, सूबे का वजीर आला कौन होता है? तो उसके बारे में ये तशरीह दी हुई है। अब एक सेकंड के लिए ये टाइम ऑफ इलेक्शन वाली बात को छोड़ दें, ठीक है, ये ऐसे करते हैं, टाइम ऑफ इलेक्शन वाली बात पूरी कर लेते हैं, फिर ये मैं आपको दोबारा ये बताता हूँ कि ये 1B 1A के अंदर मजीद क्या बातें लिखी हैं। चलें ये देखें, 2 पॉइंट में ये कह रहा है कि जब नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, यानी कि तहवील हो जाए, और उसको वो गवर्नर या सदर जो है वो खत्म कर दे, तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं, और जिस दिन इलेक्शन होगा उसके 14 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट फाइल करना है। तो ये 2 पॉइंट कह रहा है। जो पीछे पॉइंट रह गए वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, और सेनेट की जो सीट है, सेनेट का जब इलेक्शन होता है, तो सेनेट के इलेक्शन जो है, आपको पता है कि सेनेट वो हाउस है जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि उसके जो मेंबर होते हैं, उसके आधे मेंबर 3 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं, और आधे मेंबर अगले 3 साल बाद एक्सपायर होते हैं, फिर आधे अगले 3 साल बाद फिर एक्सपायर हो जाते हैं, यानी 6 साल का उनका टर्म होता है। उस 6 साल के टर्म के अंदर वो 2 बार उम्मीदवार आते हैं, यानी कि आधे जो है वो 6 साल उनके पूरे हो जाएंगे, और 3 साल बाद आधे और 6 होंगे, 3 साल पूरे होंगे। तो इसलिए ये सेनेट वाहिद हाउस है जो कभी भी एक्सपायर नहीं होता, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। और इसके अंदर इलेक्शन कब करवाए जाते हैं? 30 दिन पहले, जिस दिन वैकेंसी आनी है, खाली होनी है, जिस दिन उन्होंने ऑफिस छोड़ना है, उससे 30 दिन पहले जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं, ताकि उसको फिल किया जा सके। तो यहां पर ये पॉइंट टू बी नोटेड कि सेनेट का इलेक्शन एक्सपायर होने से 30 दिन पहले हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। टाइम ऑफ इलेक्शन, अच्छा जी, अगर कोई सीट वेकेंट हो गई है जी, खाली हो गई है, तो उसको फौरन किसी इलेक्शन जिमनी इंतखाबात के जरिए इलेक्शन करवाया जाएगा। कितने दिनों में? 60 दिनों के अंदर अंदर। मिसाल के तौर पे कोई एमएनए था, वो अपॉइंट हुआ था, और वो जो है फौत हो गया, तो अब उसके ऊपर जो नया एमएनए आएगा, तो 60 दिन में उस पर इलेक्शन होंगे। मगर ये हर बार नहीं होगा। अगर एक असेंबली एक्सपायर हो रही है, कब? ड्यू टू एक्सपायर अगर हो रही है, तकरीबन 120 दिन पड़े हैं उसको एक्सपायर होने में, यानी असेंबली, मिसाल के तौर पर अगस्त में असेंबली होनी है एक्सपायर, तो अगस्त से पिछला महीना जुलाई 1 महीना, जुलाई से पीछे जून 2 महीने, फिर मई 3 महीने, और आगे अप्रैल 4 महीने, यानी अगर 4 महीने पहले अगर कोई सीट खाली हो जाती है, यानी 120 दिन पहले अगर सीट खाली होती है, तो 120 दिन के अंदर अंदर खाली होती है, एक्सपायर होने से 120 दिन पहले, तो उसके अंदर इलेक्शन जो है वो नहीं करवाया जाएगा। फिर वेट किया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई जब असेंबली एक्सपायर हो जाएगी तब हम इकट्ठे ही इलेक्शन कराएंगे, अभी दोबारा इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ये कब बात है? नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के बारे में। यानी असेंबली खत्म होने से 120 दिन पहले
120 दिन के अंदर अंदर कोई अगर सीट खाली होती है पिछले 120 दिनों में, तो तब इलेक्शन नहीं होगा। उससे पीछे होगा तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। वेन अ सीट इन द सेनेट, अगर सेनेट के अंदर सीट खाली होती है तो उसको 30 दिन के अंदर फिल करना होगा। तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर असेंबली में बहुत खाली होती है तो 60 दिन के अंदर अंदर, अगर सेनेट में खाली होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने इसको क्या करना है, फिल करना है। अगर सीट रिजर्व्ड या नॉन मुस्लिम की खाली होती है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर भी कि भाई अगर वोमेन या नॉन मुस्लिम की सीट खाली होती है तो इस सूरत के अंदर उसको जो वो प्रोवाइड की होगी एक लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने रिजर्व फॉर वुमेन या नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, तो उस लिस्ट की फहरिस्त में जिसका अगला नंबर होगा उसको सीट दे दी जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर सूबाई 35 सीटें हैं पंजाब की नेशनल असेंबली के अंदर वुमेन की, मिसाल दे रहा हूं। तो 35 सीटें में जो पीटीआई की लिस्ट थी उसमें जो 16 बंदों को उन्होंने रख लिया, मिसाल के तौर पर 16 बंदे पीटीआई ने रखने थे, तो 16 वुमेन्स रख ली। अब इसमें 16 में से कुछ साल 2 साल बाद एक औरत जो है वो फौत हो गई या डिस्क्वालीफाई हो गई, तो अब उससे अगला 17वें नंबर पर जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में, उसको जो है रिजर्व्ड सीट दे दी जाएगी वुमेन की। इसके लिए इलेक्शन नहीं होगा, इसमें सिर्फ प्रेफरेंस के बेस पे उसको सीट दे दी जाएगी। अगर पार्टी की लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है, लिस्ट में बंदे खत्म हो गए हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है एक नई लिस्ट देगी, एक नया नाम देगी ताकि उसकी वैकेंसी पूरी की जा सके। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं उस बात की तरफ जो मैंने पीछे छोड़ा था, केयर टेकर वाला कहानी की तरफ। तो भाई केयर टेकर ये है कि 1A के अंदर जो है वो केयर टेकर का बात बताई हुई है। केयर टेकर क्या है, अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई नेशनल असेंबली 58 के तहत और सूबाई असेंबली 112 के तहत वो डिसॉल्व हो गई, तो फिर क्या होगा, फिर वजीर आजम या एक्टिंग वजीर आजम जिसे हम कहते हैं ना, निगरान वजीर आजम, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो उसको पॉइंट गौर से सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम होगा, जो अब फारिग हो रहा है, वो जो है क्या करेगा, उसको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यानी कि जो नेशनल असेंबली का प्राइम मिनिस्टर होगा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, या सूबाई असेंबली का चीफ मिनिस्टर होगा या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा। तो वो क्या करेगा, वो एक एक अपना तरफ से नाम जो है वो पेश करेंगे, और अगर नाम जो है प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का वो नहीं ओपन कर पाते, उसके ऊपर एग्री नहीं होते, तो फिर क्या होगा, फिर केयर टेकर जो है उसको प्रोवाइड करेगा 224A के तहत। अब ये 224 क्या है ये हम आगे बताएंगे। फिर जी मेंबर ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल केयर टेकर कैबिनेट। अब यहां पर ये 224 के अंदर अगली बात बता दिया, अगर वो एग्री नहीं होते, सिंपल सी बात है भाई, यहां पर देखें, पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो जा रहे हैं, जो असेंबली खत्म करके जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट को एक नाम देंगे और वो उसको पॉइंट कर देगा, ठीक है। और इसी तरह सूबाई असेंबली में चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ असेंबली, वो उसको नाम देंगे गवर्नर को, और एक वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना देगा जिसका नाम देगा। अगर वो एग्री नहीं होते तो फिर आर्टिकल 224A के अंदर लिखा है कि फिर क्या होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या होगा कि जो केयर टेकर बनेगा, वजीर आजम या वजीर आला बनेगा, चीफ मिनिस्टर केयर टेकर का बनेगा या प्राइम मिनिस्टर का, वो क्या करेगा, वो अपनी एक काबीना बनाएगा, ठीक है, वो अपनी एक काबीना बनाएगा, सूबाई को काबीना और फेडरल काबीना, जो बहुत ही मुख्तसर होगी, बहुत ही छोटी होगी। अब मेंबर ऑफ द जो केयर टेकर कैबिनेट्स के मेंबर होंगे, या केयर टेकर वजीर आजम खुद होगा या प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर खुद होगा, वो और उसकी फैमिली, वो और उसकी फैमिली इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। यानी निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर या निगरान वजीर आला या निगरान वजीर जो सूबाई वजीर होंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ना उनकी फैमिली का बंदा कोई लड़ सकता है। और फैमिली में आते हैं उनके बच्चे और उनकी बीवी, ठीक है, या शोहर अगर औरत है तो, ये सीन होगा। तो ये था 223 और अब 224A। हाँ जी, रेजोल्यूशन बाय कमेटी और इलेक्शन कमीशन। अब प्राइम मिनिस्टर वाली बात पे आ जाए दोबारा, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है। अब निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है वो फाइनल नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा, अगर निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है वो फाइनल नहीं हुआ, यानी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में नाम दिया और 3 दिन के अंदर अंदर नाम दिया और नाम फाइनल नहीं हुआ, तो फिर क्या करेगा, फिर नेशनल असेंबली का जो स्पीकर होगा, ठीक है, नेशनल असेंबली का क्या होगा, स्पीकर होगा, वो
वो अच्छा, अगर उनका एग्री नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक बंदे पे नहीं आए, तो वो दोनों एक एक नाम दे देंगे। फिर वो दो दो नाम होंगे, वो पेश किए जाएंगे किसको, कमेटी को। अब वही कमेटी जिस तरह पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके लिए इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए, सेम इसी तरह स्पीकर जो है वो एक कमेटी बनाएगा। और उस कमेटी का काम क्या होगा, उस कमेटी का काम ये होगा कि वो इन दो नामों में से एक नाम फाइनल करे। और कमेटी कितने बंदों पे होगी, 8 बंदों पे। और 8 बंदे किसके होंगे, वो नेशनल असेंबली के भी हो सकते हैं या सेनेट के भी हो सकते हैं। और उन 8 बंदों को जो है वो डिसाइड करेंगे कितने दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे कि भाई इन दो नामों से, जो एक वजीर आजम ने दिया है जो जा रहा है, और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन जो असेंबली छोड़ के जा रहा है, इन दो नामों में से एक नाम को फाइनल करेंगे। और स्पीकर जो है वो फाइनल करने के लिए कमेटी बनाएगा जो 8 बंदों पे होगी, नेशनल असेंबली से और सेनेट से, जिसमें से आधे हुकूमत के होंगे आधे ऑपोजिशन के होंगे, यानी 8 बंदे टोटल रखे जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, सूबाई वजीर की, तो सूबाई जो वजीर आला होगा या लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, अगर वो एक नाम पे नहीं आते तो वो भी दो नाम जो है फॉरवर्ड करेंगे कमेटी को। वो कमेटी कौन बनाएगा, स्पीकर बनाएगा सूबाई असेंबली की। और वो कितने मेंबर पे होगी, 6 मेंबर पे। ये फर्क है, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए कमेटी बन रही है, निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसमें 8 मेंबर है, स्पीकर जो बना रहा है कमेटी, और इसमें जो कमेटी बना रहा है इसमें 60 मेंबर है। और 60 मेंबर में से आधे होंगे अपोजिशन के और आधे होंगे हुकूमत के, जो हुकूमत उस टाइम थी। तो ये इस तरह करके जो है वो करेगी। और कितने दिनों में, 3 दिन के अंदर नाम फाइनल करना है इन्होंने। ठीक है जी। अब क्या होगा, कमेटी अब क्या करेगी, कमेटी फिर फाइनल करेगी कि भाई हमने कौन सा केयर टेकर बनाना है, किस दो बंदे को, एक जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया जो जा रहा है, और एक जो अपोजिशन ऑफ द लीडर है जो असेंबली छोड़ के जा रहा है। तो अब इन दो बंदों में से एक बंदे को नाम फाइनल करेंगे 3 दिन के अंदर। ठीक है। अगर 3 दिन के अंदर ये भी नाम फाइनल नहीं कर पाती कमेटी, ये भी मुत्तफिक नहीं होती, ठीक है, जो प्राइम चीफ मिनिस्टर के लिए 6 बंदे हैं और प्राइम मिनिस्टर के लिए 8 बंदे हैं, वो 8 बंदे दो बंदों में से एक बंदे का नाम फाइनल नहीं कर पाते, तो फिर क्या होगा, फिर 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तय करेगा कि कौन बंदा वजीर आजम बनेगा या कौन बंदा जो है निगरान वजीर आला बनेगा, निगरान वजीर आजम या ना। और ये फैसला कितने दिनों में होगा, 2 दिनों के अंदर अंदर होगा। ये बात यहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है और या वजीर आला है जो पहले था, जो अभी असेंबली छोड़ के जा रहा है, जब तक नया केयर टेकर नहीं बन जाता, प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर वजीर आला नहीं बन जाता, तब तक प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला ऑफिस का वही बंदा रहेगा जो असेंबली छोड़ के जा रहा है। क्योंकि मुल्क नहीं चल सकता एक दिन भी वजीर आजम के बगैर। जब तक निगरान वजीर आजम फाइनल नहीं हो रहा, तब तक पिछला वजीर आजम जो है वो ही पाकिस्तान का वजीर आजम रहेगा। Not with the understanding any contained in clause if the member of the opposition are less than 5 in मजलिस। हाँ, एक बात, अगर वो कहे कि अपोजिशन में के जो बंदे हैं वो 5 से कम हैं या सूबाई असेंबली में 4 से कम हैं, तो कमेटी क्या करेगी, कमेटी ये करेगी, then all the members of the committee mentioned in the afraid clause and the committee shall be deemed to be duly constituted। ठीक है। Notwithstanding anything contained in the clause, if the member of the opposition are less than 5 in Majlis Shura and less than 4 in any provincial assembly, then all of them shall be member of the committee। तो सारे के सारे जो opposition के बंदे हैं ना, वही जो हैं वो member होंगे कमेटी के। सही है। अगर कमेटी के अंदर जो मजलिस शूरा की है वो 5 से कम है और इधर 4 से कम है, तब इस सूरत के अंदर क्या होगा, जितने भी मेंबर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं किसके अंदर, असेंबली के अंदर, ठीक है, ऑपोजिशन के, वो सारे मेंबर कमेटी का हिस्सा होंगे। और नो इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन, अच्छा ये क्या है, 2 to 5 4 हो गया, दैट इज 2 to 5। अच्छा, इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, झगड़े। तो कहते हैं नो इलेक्शन टू अ हाउस और अ प्रोविंशियल असेंबली शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। कोई भी किस्म का इलेक्शन के ऊपर सवाल जो है वो नहीं उठाया जा सकता सिवाय इलेक्शन पिटीशन के। ठीक है। इलेक्शन पिटीशन क्या है आपको बताया था, उसके जरिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे वही जो फैसला करेंगे, वही सवाल इलेक्शन के सारे मसाइल को उठाएंगे। ये हाउस
या सूबाई असेंबली के अंदर ऐसी कोई भी सवाल नहीं होगा कि भाई इलेक्शन में धांधली हुई है क्या हो गया। ये इलेक्शन के जितने भी केस हैं, इलेक्शन के जितने भी मामला आते हैं, इलेक्शन के जितने भी सवाल आते हैं, ये इलेक्शन पटिशन के जरिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश किए जाएंगे, किसी और के सामने पेश नहीं किए जाते। और किन असूलों के तहत? वो असूल कौन बनाएगा जी? मजलिस शूरा, पार्लियामेंट असूल ये बनाएगी। मगर जब असूल बन गए तो अब वो सवाल नहीं उठा सकती मजलिस शूरा के अंदर। अब इलेक्शन पटिशन पे जाओ और उधर ट्रिब्यूनल्स बना के उधर ही मसले हल करो। इलेक्शन 226 जिसका सबसे ज्यादा मसला बना हुआ है आजकल इस सेनेट 2021 के इलेक्शन के अंदर, कि भाई के सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन नहीं होने चाहिए। खैर 226 ये कहता है कि ऑल द इलेक्शन, सारे इलेक्शन जितने भी हैं इस आइन के तहत जो है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के हैं, चाहे वो सेनेट के हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हैं, चाहे कंटोनमेंट बोर्ड के हैं, किसी भी किस्म के कोई भी इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे। यानी कि सीक्रेट बैलेट ऐसा बैलेट होता है जिससे पता ना लगे कि भाई ये वोट किस बंदे ने डाला है, ठीक है। तो वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के, वजीर आजम का सीक्रेट बैलेट के थ्रू नहीं होगा, उसके ओपन होते हैं। और चीफ मिनिस्टर का भी सीक्रेट के बैलेट के थ्रू नहीं होता। तो वजीर आला और वजीर आजम के बगैर जितने भी इलेक्शन होंगे वो सारे के सारे सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे। ये बात भाई क्लियर कर दी है 226 में। अभी जो पटिशन आई हुई है, जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो यही चल रहा है कि भाई किसी तरीके से 226 का जो सीक्रेट बैलेट वाला तरीका है ना वो खत्म कर दिया जाए, ताकि बदअनवानी जो है, करप्शन जो है, पैसा जो सीटों के लिए चलाया जाता है सेनेट की सीटों के लिए, वो खत्म किया जा सके। एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से बुरा भी है। लेट डिसाइड देम। और ये हमारे पास इसमें समरी है, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। 222 जो है वो ये पॉइंट्स बता रहा है: एलोकेशन, डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल लॉज, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, करप्ट प्रैक्टिस। और कोई भी ला ऐसा नहीं होगा जो ईसीपी की पावर ले ले, इलेक्शन कमीशन की पावर ले ले। और ये लॉज कौन बनाएगी? मजलिस शूरा। और इन लॉज को हम कहते हैं इलेक्टोरल लॉज। इसके बाद डबल मेंबरशिप पे बात किया है कि कोई भी बंदा नेशनल असेंबली सेनेट के ऊपर सीट नहीं रख सकता, या प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली की सीट नहीं रख सकता, या दो प्रोविंशियल असेंबलीज में सीट नहीं रख सकता, या सेम असेंबली में सीट नहीं रख सकता। फिर हमने बात की कि कैंडिडेट जो है वो दो या दो से ज्यादा अगर सीटों पे जीत लड़ सकता है, मगर जीतेगा तो सिर्फ एक ही को चूज करेगा। तीसरी हमने बात की कि अगर वो उसने बाकी सीटों पे रखा है तो उसको रिजाइन करेगा। और जो अदर कोई सीट कोई खाली होती है तो उसको फोर्थ को क्या पॉइंट था, अगर कोई सीट वेकेंट होती है तो उसको फौरन फिल किया जाएगा, ठीक है। एक्सपायरी, अच्छा, फिर 222 में हमने टाइम की बात की कि अगर 60 एक्सपायर हुकूमत एक्सपायर होगी उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, और 14 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आएगा इलेक्शन के होने के बाद। और अगर असेंबली तहवील हो गई है तो उसके केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे होगी? और 1B के अंदर है कि केयर टेकर गवर्नमेंट की जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी, उसके मेंबरान भी, उसकी बीवी बच्चे भी। अच्छा, फिर अगर डिसॉल्व हो गई है तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। सेनेट का इलेक्शन सीट खाली होने से 30 दिन पहले होगा। अगर सीट खाली होती है 120 दिन अभी असेंबली में रहते हैं तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। और सेनेट अगर सीट खाली होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। रिजर्व सीट जो है उसमें नेक्स्ट बंदे को पार्टी लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। 224 जो है वो सारी कहानी बताता है कि केयर टेकर को किस तरीके से जो है वो हमने बताना, वो भी आपको बताया था मैंने कि अगर पीएम और ऑपोजिशन लीडर नहीं एग्री होते तो फिर किस तरीके से उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं को फाइनल नहीं करती तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान वजीर आलम या वजीर आला चला बना देता है। फिर जी हमने 225 के अंदर पढ़ा था कि इलेक्शन के जितने भी झगड़े होंगे उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को वो हम क्या करेंगे, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में देखे जाएंगे, उससे असेंबली कोई सवाल नहीं उठा सकेगी, ठीक है। उसके बाद है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू क्या है, तो 226 ये कहता है कि जितने भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होंगे, ऐसे बैलेट के थ्रू जिसकी पहचान ना की जा सके, सिवाय किसके? पीएम के और सीएम के। ये दो सीक्रेट बैलेट के बगैर होंगे, बाकी सारे के सारे पोशीदा बैलेट के साथ होंगे, या आप यूं कह लें कि ऐसा बैलेट जिसकी पहचान ना की जा सके। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, माजरत, और आई होप आपको समझ आया होगा। चैनल को आपने कर देना है यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब, अगर पहले से नहीं किया हुआ। कंप्लीट लेक्चर की सीरीज आपको यहाँ मिलेगी, पूरे आइन के ऊपर बनाऊंगा इंशाल्लाह सारी वीडियोस, और नेक्स्ट क्लास हम यहाँ पर आप देख सकेंगे। तो दैट वाज आवर लेक्चर। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।